फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकारों की श्रेणी में मैंने आप लोगों को कल जो दो मूल अधिकार हैं, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की थी। उससे आगे हम बात करेंगे। उससे आगे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मूल संविधान जो था उसमें हम भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 1976 में संशोधन के पश्चात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 तथा 24 जो है भारतीय संविधान का, उसमें बेगार तथा जबरदस्ती के श्रम का निषेध किया गया है। आर्टिकल 23 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से जबरन श्रम कराया जाता है तो वह दंडनीय अपराध है और अपने उस अधिकार की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मतलब व्यक्तियों को अपने मन से काम करने की आज़ादी है, लेकिन आप अगर किसी को ज़बरदस्ती अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं तो वह संभव नहीं होगा। आर्टिकल 24 ये कहता है कि किसी भी बच्चे से काम कराया जाना गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों व अन्य खतरनाक स्थलों पर काम पर नहीं लगाया जा सकेगा। इस प्रकार आर्टिकल 24 बैन करता है कि हमें किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे कार्यों में लगाया नहीं जाना चाहिए। चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार तथा मान्यता के अनुसार धर्म का अनुसरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी भी धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 26 एक धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना व उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता की व्यवस्था इस अनुच्छेद के द्वारा की गई है। किसी भी धार्मिक संप्रदाय को चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व तथा प्रबंध का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में छूट की बात करता है। किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पोषण में व्यय की जाने वाली राशि के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की बात करता है। राज्य द्वारा संचालित व वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन स्वेच्छा से यदि कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त होगी। पंथ निरपेक्ष राज्य की भावना के अनुकूल जोर जबरदस्ती से धार्मिक शिक्षा पर निषेध किया गया है, पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना का सम्मान करते हुए धार्मिक विशेषता को बनाए भी रखा गया है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रताएं मर्यादित है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व सुधार आदि के उद्देश्य से धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार में आर्टिकल 29 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों व प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है। राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं में नागरिकों को धर्म, जाति, वंश तथा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कानून की नज़र में सभी समान हैं और सबको अपनी विशेषता को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के द्वारा ये कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 ये कहता है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार है
आर्थिक सहायता देते समय राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं में धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है। आगे हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए कहा था, यह संविधान की आत्मा व हृदय है। कोई भी सिद्धांत कितने भी खूबसूरत शब्दों में क्यों न गढ़ाया हो, उसका उद्देश्य कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसकी व्यवहारिकता संदिग्ध हो तो वह निरर्थक होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार यदि हनन होता है तो उसे न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है। विधायिका द्वारा निर्मित वे कानून तथा कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित वे गतिविधियां जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। और इसी क्रम में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहली बात इसमें की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। कोई व्यक्ति यदि यह अनुभव करता है या उसे ऐसा लगता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मुझे बिना वजह के बंदी बनाया है, तो उसकी स्वयं की प्रार्थना पर न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि निश्चित समय व स्थान पर उस व्यक्ति को उपस्थित करे, ताकि व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। यदि न्यायालय बंदी की प्रार्थना को सही पाता है तो उसे तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमादेश। कोई पदाधिकारी यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इस आज्ञा पत्र के द्वारा उसे कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं प्रतिषेध। यह निषेधात्मक कार्यवाही है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यदि अनुभव करे कि कोई कार्यवाही निम्न न्यायालयों का अर्थ न्यायिक अभिकरणों के क्षेत्र से बाहर है तो उन्हें इस मामले में कार्यवाही न करने का आदेश दे सकते हैं। मतलब यह जो कार्यवाही है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालयों को आदेश दिया जा सकता है। उत्प्रेषण। किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय भेजने के लिए यह आज्ञा पत्र जारी किया जाता है। इस आज्ञा पत्र के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों में से किसी विवाद की सूचना भी मंगवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा की। यदि कोई पदाधिकारी अपनी वैधानिक सीमा के बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो उसे न्यायालय द्वारा इस प्रकार का कार्य करने के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। इस प्रकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने में मदद करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम बात करें संपत्ति के अधिकार की। संपत्ति का अधिकार जो अब कानूनी अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में शामिल किया गया था और उसमें कहा गया था कि संपत्ति का अर्जन तथा व्यय व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, परिश्रम तथा रचनात्मकता का परिचायक है। संपत्ति रखने का अधिकार व्यक्ति को और भी प्रयास, श्रम तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वह और भी संपत्ति अर्जित कर सके और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके और अपने लिविंग स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी कर सके। लेकिन बाद में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1979 के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों के अध्याय से निकाल दिया गया और अब यह मौलिक अधिकार नहीं वरन कानूनी अधिकार है। लेकिन साथ में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकरण के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। और इस प्रकार जो हमारे संविधान के 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें से एक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। अब हम मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। मौलिक अधिकार शांति काल में ही उपलब्ध है। मतलब अगर देश में किसी भी कारणवश आपातकाल लग जाता है, विशिष्ट परिस्थितियां हो जाती है, देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है,
तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को ख़त्म किया जा सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा विस्तृत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अध्याय 3 के 23 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के लिए समर्पित है। मौलिक अधिकारों को भाषा तथा विस्तार के द्वारा पूर्णतया स्पष्ट किए जाने का प्रयास किया गया है। मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं, तो कुछ केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। मौलिक अधिकार असीमित तथा निरपेक्ष नहीं है। इन्हें सार्वजनिक हित में सीमित तथा मर्यादित किया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय के विस्तृत होने के कारण यह अधिकारों की उन स्थितियों को भी स्पष्ट किया गया है जिनमें अधिकार प्रतिबंधित किए गए हैं। मौलिक अधिकारों में राज्य के लिए दोहरे आदेश दिए गए हैं। कुछ व्यवस्थाएं राज्य को कुछ काम करने के लिए सकारात्मक निर्देश देती है, तो कुछ व्यवस्थाओं द्वारा कहीं कहीं निषेधाज्ञाएं भी हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। कार्य, आराम, आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है, मानवीय गरिमा की प्रतीक है और संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इनको बहुत व्यापक रूप में वर्णित किया गया है और मौलिक अधिकारों के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन कुछ आधारों पर मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है। मौलिक अधिकारों में कई वे अधिकार शामिल नहीं किए गए जो मानवीय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे काम का अधिकार, अवकाश का अधिकार, इनको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ साथ मर्यादाओं तथा सीमाओं संबंधी उपबंध इतने अधिक हैं कि यह वास्तव में शून्य से लगते हैं, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्र के एकीकरण के नाम पर मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध हैं, चाहे वे नागरिक हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। संविधान में मौलिक अधिकारों पर जिस प्रकार प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है, वह व्यक्तियों में एक दबाव या एक अविश्वास की स्थापना करती है। प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान द्वारा देशद्रोहियों व समाज विरोधी तत्वों को रोकने के लिए, दंडित करने के लिए की गई है, पर व्यावहारिक रूप में इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका भी प्रयोग वोट बैंक के समान ही किया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखने, पढ़ने व सुनने में अत्यंत सुखद लगता है, पर इसके लिए जिस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता थी, वह तो तैयार ही नहीं हुआ। दरिद्रता, विषमता, बेरोजगारी, अशिक्षा व अज्ञान के कारण बहुत सारे अधिकार, जैसे बाल श्रम की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको काम करना पड़ता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में न्यायिक संरक्षण व सुरक्षा की बात है, वह भी वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं हो पाती है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया अत्यधिक लंबी, जटिल और खर्चीली है और भारतीय जो गरीब नागरिक है वह इन सब प्रक्रियाओं से अनजान है। मौलिक अधिकारों के संबंध में एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि इनकी भाषा क्लिष्ट है, कठिन है और यह आराम से समझ में नहीं आती है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मौलिक अधिकारों की कोई उपयोगिता नहीं है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की हमने जो बात की है, वह भारतीय संविधान को आगे बढ़ाने, भारत के नागरिकों को आगे बढ़ाने और भारत के नागरिकों को उनकी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मौलिक अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हम अगर अमेरिका के संविधान को भी देखें तो अमेरिका के संविधान में भी जब संविधान बनाया गया था, उस समय मौलिक अधिकारों की व्यवस्था उसमें नहीं की गई थी, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में यह बात शुरू से थी। उन्होंने जब संविधान
संविधान निर्माण किया, संविधान को बनाया, उसी समय ये ज़रूर था कि उस मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के साथ ही व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने का उद्देश्य यही था कि एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। धन्यवाद।